नमस्कार दोस्तों, शेयर की फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो सीरीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस सीरीज़ में हम ऑलरेडी 3 वीडियो आपके लिए बना चुके हैं, जिसके अंदर मैंने 9 से 10 रेशियो आपको एक्सप्लेन करी हैं। ये हर एक रेशियो किसी भी शेयर की फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। आज का जो वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा जो बैंक सेक्टर से जो रिलेटेड शेयर हैं उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी कि जो भी हमारी जो रेशियो हैं किसी भी बैंक शेयर के एनालिसिस के लिए, वो सारी रेशियो हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि किसी भी बैंक के शेयर की एनालिसिस हम किन पैरामीटर्स पे करते हैं। तो देखने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन रेशियो को समझने से पहले एक बार हमें बैंक का जो बिजनेस मॉडल है वो समझ लेना ज़रूरी है, क्योंकि बैंक जो है वो कैसे अर्न करता है, कैसे वो प्रॉफिट जनरेट करता है, सो डैट इन रेशियो को समझने में आपको आसानी हो सके। तो जैसा कि आपको पता है, बैंक का जो मेन बिजनेस होता है वो होता है लोगों से डिपॉजिट लेना। जनरली जो डिपॉजिट के ऊपर बैंक इंटरेस्ट देता है वो 3 से 5% का होता है, और उसी डिपॉजिट को बैंक लोन के रूप में हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिसके ऊपर वो हमसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। 7 से लेके 12-13% तक का वो इंटरेस्ट चार्ज करता है। और जो बीच का जो डिफरेंस होता है, यानी कि अगर मैं 7 में से 3 या 4 ऑन एन एवरेज अगर निकाल देता हूं, तो जो 3% का या 4% का जो बीच में मार्जिन बचता है, बेसिकली यही बैंक की अर्निंग होती है। यहीं से बैंक का जो प्रॉफिट है वो निकल के आता है। इसका मतलब ये है कि बैंक को जितना जो कॉस्ट ऑफ फंड है, यानी कि जो डिपॉजिट है, उस पर जितना कम से कम अगर इंटरेस्ट पे करना पड़े, और जो लोन है, जो उसकी मेन कमाई है, जो उसका मेन एसेट है, उसके ऊपर जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसको इंटरेस्ट मिले, तो वो बैंक उतना ही प्रॉफिटेबल होगा। यानी कि जो बीच का जो मार्जिन है, बैंकों की कोशिश रहती है कि उस बीच वाले जो मार्जिन है उसको मैक्सिमाइज करा जा सके। तो आई थिंक आपको जो बैंक का जो बिजनेस मॉडल है वो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इंपॉर्टेंट रेशियो समझते हैं। सबसे पहले है आपकी करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, यानी कि जिसको हम बोलते हैं कासा। बैंक को जो डिपॉजिट मिलता है उसके 3 से 4 सोर्सेज होते हैं। पहला सोर्सेज होता है हमारा करंट अकाउंट, जिसके ऊपर जो बैंक है कस्टमर को कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करता। दूसरा है हमारा सेविंग अकाउंट, जिसके ऊपर बैंक 3 से 3.5% का इंटरेस्ट पे करता है। उसके बाद हमारे एफडी और आरडी आते हैं, जिसके ऊपर बैंक 5 से 6% का इंटरेस्ट पे करता है। और ये सब मिला के इनका जो टोटल होता है उसी वही हमारा बैंक का टोटल डिपॉजिट बनता है। तो जो हमारा काशा रेशियो है, बेसिकली अगर हम जो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के अंदर जो डिपॉजिट है उसको ऐड कर दें और उसको डिवाइड कर दें टोटल डिपॉजिट ऑफ द बैंक से, तो हमारी काशा जो रेशियो है वो आ जाएगी। कासा जो होता है यानी करंट अकाउंट, जो सेविंग अकाउंट होता है, वो चीपेस्ट सोर्स होता है फंड्स का किसी भी पर्टिकुलर बैंक के लिए। क्योंकि बैंक का आपको फंक्शनिंग, अब मैंने आपको बताई थी कि बैंक की फंक्शनिंग ही ऐसी है कि उसको जितना कम कॉस्ट पे फंड पड़ेगा उतना ही उसका मार्जिन बढ़ेगा। अगर किसी भी बैंक का कासा काफ़ी लो है, इसका मतलब ये है कि जो बैंक का पास जो डिपॉजिट है, यानी कि जो बैंक के पास जो फंडिंग है वो काफ़ी कॉस्टली है, और वो आगे चल के उसके प्रॉफिट मार्जिन को हर्ट कर सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो कासा की जो रेशियो है वो हाई होनी चाहिए। इसकी जो रेशियो है हाइयर इज़ बेटर। तो चलिए नेक्स्ट रेशियो के ऊपर चलते हैं, जो कि है हमारी नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो बैंक का मैंने आपको मॉडल क्लियर कर दिया कि जो बैंक का जो मेन अर्निंग होता है वो है डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट अर्नड बाय बैंक ऑन लोन्स, यानी कि लोन्स के ऊपर जितना बैंकों ने इंटरेस्ट यानी कि ब्याज कमाया है, अगर उसको सब्ट्रैक्ट कर दें इंटरेस्ट इट पेज ऑन डिपॉजिट, जो हमारे फंड्स होते हैं, जो डिपॉजिट जो बैंक लेता है उसके ऊपर जो ब्याज उसको देना पड़ता है, अगर उसको सब्ट्रैक्ट कर दे तो उसी से हमारा निकल के आता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही बेसिकली डिसाइड करता है किसी भी बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी। यानी कि एक इस तरीके से ये जो बैंक का जो प्रॉफिट है उसको इंडिकेट करता है, और इसकी जितनी हाई वैल्यू हो उतना ही बेटर होगा। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन आपको क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर समझते हैं बैंकों की एक और इम्पोर्टेंट रेशियो, जो कि है हमारी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ये जो रेशियो है एक तरीके से रिलेशन शो करती है कि बैंक के पास कितनी कैपिटल है
इन रिलेशन टू इट्स रिस्क वेटेड असेट। असेट जो होता है दोस्तों, बैंकों के लिए जो लोन होते हैं वो मेन असेट होते हैं, और बैंकों के लिए जो लाइबिलिटी होती है यानी कि देनदारी होती है, जो डिपॉजिट पब्लिक उसके अंदर जो जमा कराती है, वो बैंकों के लिए लाइबिलिटी होता है। तो CR यानी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का मतलब एक तरीके से कि बैंक के पास कितनी कैपिटल है कि वो ऐसे जो रिस्की जो लोन है उसके पास, जो अनसिक्योर्ड लोन है या फिर ऐसे लोन जो बैंकों को लगता है कि खराब हो सकते हैं, तो उनकी प्रोविजनिंग के लिए बैंक के पास कितनी अमाउंट है। तो ये एक तरीके से किसी भी बैंक की जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है उसको शो करता है। इसका मतलब कोई भी बैंक अगर कोई बुरा समय आए उस समय कोई भी बैंक सरवाइव कर सकता है या फिर नहीं, ये हमें उसकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो से पता लगता है। जैसे कि अब कोरोना का जो कंसिक्वेंसेस है उसके अंदर क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे लोन होंगे जिनकी रिपेमेंट नहीं हो पाएगी, तो ऐसे टाइम पे वही बैंक सरवाइव कर पाएगा जिसके पास एडुकेट कैपिटल होगी उसके रिस्क वेटेड असेट के। अगर आप 2008 का जो मेल्टडाउन है जो यूएस के अंदर हुआ था, उसका जो मेन रीज़न देखें तो यही हमारा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की वजह से था। बिकॉज वहाँ पे जो एक्सेस लैंडिंग हो गई है रिस्की वेटेड असेट का, और उन्होंने उनके जो बैंक थे स्पेशली जो लेमन ब्रदर था वहाँ पे उसने प्रोविजनिंग नहीं करा, और इस वजह से वो बैंक फेल हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। लेकिन इंडिया के अंदर आरबीआई काफ़ी टाइट कंट्रोल रखती है इस रेशियो के ऊपर, और आरबीआई इसको डिसाइड करती है, और फिलहाल जो इसकी जो परसेंट चल रही वो फिलहाल 8% है। आरबीआई एक तरीके से इससे प्रिवेंट करता है कि बैंक एक्सेस लीवरेज या एक्सेस अमाउंट में लोन ना दें। तो इसकी जितनी हाई वैल्यू होगी यानी कि जितना बैंक के पास कैपिटल होगी अपने रिस्की वेटेड असेट को ओवरकम करने के लिए, उतना ही ये बेटर होता है। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बैंकों के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एसेट मैंने आपको बताया जो बैंकों का जो लोन होता है बैंकों के लिए मेन एसेट होता है, क्योंकि इसी से जो इंटरेस्ट जनरेट होता है वो बैंकों की इनकम होती है। तो एनपीए मतलब वो लोन है जिनके ऊपर अब बैंकों को कोई इंटरेस्ट या फिर इनकम नहीं होती है। हालांकि एनपीए के काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ ये समझना है कि एनपीए मतलब वो लोन जिनके ऊपर बैंकों को कोई इंटरेस्ट या इनकम जनरेट नहीं हो पाती है। अगर इसकी हाई वैल्यू है इसका मतलब ये है कि जो बैंक की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो डेंजर में है। इसका मतलब जो बैंक लोन दे रहा है उसमें से काफ़ी सारी परसेंट ऐसी है जिसके ऊपर उसको इनकम जनरेट नहीं हो पा रही है, जो आगे चल के बैंक को अफेक्ट कर सकता है। इसीलिए एनपीए की जितनी कम वैल्यू हो उतना ही अच्छा होगा। नेक्स्ट हमारा एक और इम्पोर्टेंट रेशियो है रिटर्न ऑन एसेट। एसेट मैंने अगेन आपको पहले भी बता चुका हूँ, एसेट मतलब बैंकों के लिए लोन है, यानी कि लोन के ऊपर वो कितना रिटर्न कितना अर्निंग वो जनरेट कर पा रहे हैं वो हमें रिटर्न ऑन एसेट से पता लगता है। इससे एक तरीके से किसी भी बैंक की या किसी भी बैंक के मैनेजमेंट की एफिशिएंसी का पता लगता है कि वो अपने जो रिसोर्सेज हैं यानी कि अपने जो एसेट हैं उनको कितनी अच्छे से मैनेज कर पा रहा है कि वो उससे प्रॉफिट अर्न कर सके। तो रिटर्न ऑन एसेट जितना हाई होगा उतना ही बेटर होगा। नेक्स्ट रेशो पे चलते हैं जो कि है हमारी एवरेज कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट। दोस्तों बैंक की मेन फंक्शनिंग ही इसी पे टिकी होती है कि जितना लो कॉस्ट उनको डिपॉजिट पड़ेगा, जो मैंने आपको बताया करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट एफडी आरडी के उसमें रूप में बैंक लेता है, तो जितना कम उनको एवरेज कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट पड़ेगा उतना ही ज़्यादा उनको मार्जिन मिलेगा। तो एक तरीके से ये होता है जो हमारा एवरेज कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है एक तरीके से शो करता है कि हाउ मच इंटरेस्ट रेट द बैंक हैव टू पे टू एक्वायर डिपॉजिट या फिर फंड्स, यानी कि जो फंड्स हैं या डिपॉजिट को एक्वायर करने के लिए लेने के लिए किसी बैंक को कितना इंटरेस्ट देना पड़ता है वो हमें एवरेज कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट से पता लगता है। लो कॉस्ट ऑफ जो डिपॉजिट होता है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है किसी भी बैंक के लिए बेटर प्रॉफिट या बेटर रिटर्न जनरेट करने में, इसीलिए इसकी जो लोअर वैल्यू होती है वो हमेशा से ही
बेटर होती। इस स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे मैंने एक टेबल बनाई है जिसके अंदर जो अभी मैंने पैरामीटर्स एक्सप्लेन करे जो किसी भी बैंक के शेयर की एनालिसिस के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सारे पैरामीटर मैंने यहाँ पे लगाए हैं। साथ साथ इंडिया के अंदर जो टॉप बैंक है वो मैंने यहाँ लगाए हैं, और इन कॉलम्स के अंदर उनकी लेटेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू लगाई है। जो मेरा डेटा है वो सारा का सारा लेटेस्ट है, 17 नवंबर 2020 का डेटा है। एक इस टेबुलर फॉर्म से एक तरीके से आप कंपैरिजन कर सकते हो कि कौन सा जो हमारा बैंक का शेयर है वो फंडामेंटली स्ट्रोंग है। अब आपको किसी भी एनालिस्ट की, किसी भी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, आप इन रेशियो को समझ गए हैं, कौन सी वैल्यू हाई होनी चाहिए, कौन सी वैल्यू लो होनी चाहिए। आप खुद से टेबल बनाइए और इन रेशियो को कंपैरिजन कीजिए। जो शेयर आपको फंडामेंटली स्ट्रोंग हो मिले उसके अंदर आप आराम से पैसे लगाइए, लॉन्ग टर्म के लिए पैसे लगाइए। लेकिन सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि कम से कम 6 महीने के अंदर इन शेयर्स की, इन बैंकों के शेयर की एनालिसिस ज़रूर कर ले, बिकॉज मार्केट वोलाटाइल है और हो सकता है इनमें से कोई लो परफॉर्मिंग बैंक हो वो अच्छा परफॉर्म करे, या फिर कोई अच्छा परफॉर्मिंग बैंक हो वो आगे चल के लो परफॉर्म करे। इसीलिए एक तरीके से आप अपने एक्सेल के अंदर इस टेबल को, ऐसी टेबल को बना लीजिए सो डैट कि आप इनका कंपैरिजन कर सकें। तो फटाफट एक बार टेबल को भी देख लेते हैं। जैसे कि जो पहला हमारा पैरामीटर है वो कासा का है, कासा की जितनी हाई वैल्यू उतना बेटर होगा। तो यहाँ पे कासा के ऊपर जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो हमारा कोटक महिंद्रा बैंक है। ऐसे ही एनपीए है, एनपीए की जितनी कम वैल्यू हो उतना बेटर होगा। तो एनपीए की टर्म्स में अगर आप देख पाएँ तो सबसे जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो हमारा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है। लोन का ग्रोथ यानी कि कितने परसेंट से उसकी जो लोन ग्रो कर रहे हैं, तो उस केस में अगर मैं देखूं तो एक्सेप्शनली परफॉर्म किया है बंधन बैंक ने। ऐसे ही आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कि किस बैंक ने अलग अलग पैरामीटर पे अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये थी हमारी एक और इम्पोर्टेंट वीडियो जिसके अंदर हमने सीखा कि किसी भी बैंक के शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना है, कौन सी वो रेशियो होती है जो किसी भी बैंक के शेयर की फंडामेंटल एनालिसिस में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, बहुत टाइम कंज्यूम होता है, काफ़ी रिसर्च होती है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।